नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मतलब हमारा जो पाठ चल रहा है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। या तो कार्य करेंगे या तो हम इस देह का परित्याग करेंगे। ये पाठ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अनुवाद भाग 1 और 2। जिसने नहीं पढ़ा है वो जल्दी से जाकर के पढ़ लेगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं यहां पर तो फिर बात ही अलग है, केजी से लेकर के 12 क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टर के साथ पूरा का पूरा सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी मिलेगी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास रहेगी हम लोग उस पर चलते हैं। क्लास 1 कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम अष्टमः पाठः एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मतलब हम लोग अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है पहले प्रश्न में है कि संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत के द्वारा उत्तर को दो। ठीक है ना, क्या कह रहा है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत के द्वारा उत्तर को दो। तो यहां पर भी देखिएगा, सायं समये भगवान भास्करः कुत्र जिग मिषु भवति। ठीक है ना, सायं मतलब शाम के, समय मतलब समय, शाम के समय में भगवान, कौन भगवान, भास्करः, भास्करः का मतलब सूर्य, सूर्यदेव की भगवान की आराधना के बाद कह रहे हैं कि शाम के समय भगवान सूर्य कुत्र माने कहां, जिगमिषु भवति, अर्थात चले जा रहे हैं। कौन सी दिशा की ओर चले जा रहे हैं, अस्त होने के लिए। कहां जा रहे हैं, कौन सी, कुत्र माने कहां, तो दिग दिशा, कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। दक्षिण है कि पश्चिम, अरे पश्चिम दिशा भैया, पूर्व से निकलता है तो पश्चिम की ओर ही तो हमारे सूर्य देव जाते हैं, अस्ताचल की ओर। तो यहां पर कुत्र आया है स्थानवाची, जहां पर कुत्र लगा हो वहां स्थानवाची ही बोध होता है। ठीक है ना, तो यहां लिखा है सायं समये भगवान भास्करः कुत्र जिगमिषु भवति। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि समय, समय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है और भास्करः में प्रथमा का एक वचन, कुत्र आपका स्थानवाची है, जिगमिषु यहां पर लगा हुआ है तो ये प्रथमा का एक वचन है और भवति भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बोधक हो रहा है। फिर यहां पर देखिएगा, अस्तम जिगमिषु, कहां की ओर जा रहे थे, अस्त होने के लिए जा रहे थे। और दिशा भी आपको अगर लिखना है तो दिशा भी लिख सकते हैं, पश्चिम दिशाया में अस्तम जिगमिषु। इसके बाद अस्ताचल अगमनम, ठीक है ना, अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्णः कीदृशः भवति, अस्ताचल गमनिश। ठीक है ना, अस्त प्लस अचल तो अस्ताचल, अस्ताचल गमन, जहां अस्त होने के लिए जाते हुए समय पर, ठीक है ना, अस्त होने के समय पर कौन, भास्करस्य सूर्य का, वर्णः माने रंग, कीदृशः माने किस प्रकार, भवति माने होता है। सूर्य जब अस्त होने की कगार पर होता है, सूर्य जब अस्त होने के लिए जाते हैं तो बताइएगा उनका समय, उनका रंग कैसा होता है, उनका रंग कैसा होता है। तो एक तरह से तो गोधूली वेला होती है, ठीक है ना, तो रक्त वर्ण में ऐसा लगता है जैसे वह केसरिया रंग में चले जा रहे हों। तो अस्ताचल गमन काले, सप्तमी का एक वचन, भास्करस्य में जैसे रामस्य बालकस्य वैसे ही बनेगा भास्करस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। वर्णा में प्रथमा का एक वचन, कीदृशः माने किस प्रकार, भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। बताइए जल्दी से, अरुण, अरुणान, देखें अरुण रंग होता है, अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्णः अरुणः
भवती। अरुण रंग होता है, अरुण रंग मैं आपको बता दूं, अरुण कहीं ना कहीं आपका केसरिया रंग का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो अरुण रंग के होते हैं सूर्य, क्योंकि चारों तरफ से आप देखो उसी लाल लाल हल्का हल्का धूमिल धूमिल लगता है, धूल से सना हुआ, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नीडेशु के प्रति निर्वर्तन्ते। नीडेशु माने क्या होता है बताएंगे, कोई बताएगा? घोंसला, घर। नीडेशु माने घोंसले, घोंसलों पर की माने कौन, प्रति निर्वर्तन्ती माने लौट रहे, प्रति माने घोंसलों की ओर, निर्वर्तन्ते माने लौट रहे हैं कौन, खगाह, पक्षी। पक्षी क्या कर रहे हैं उस समय, शाम का समय है, उस समय कलविंकाह, कलविंकाह माने होता है हमारे पक्षी। तो आप यहां पर कलविंकाह की जगह पर आप खगाह भी लिख सकते हैं, लेकिन पाठ का है तो पाठ में जो शब्द आया है हम पहले उसको क्या देंगे, पहले प्रथम उसको स्थान देंगे। तो कलविंकाह, कलरवाह, कलरव भी बोलते हैं हम इसको, पक्षियों को कलरव भी बोलते हैं क्योंकि उनकी आवाज को, तो कलरवाह, ठीक। और खगाह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीडेशु कलविंकाह प्रति निर्वर्तन्ते, अर्थात अपने घोंसलों की ओर, अपने घर की ओर कौन लौट रहा है, तो पक्षी लौट रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, शिववीरस्य विश्वास पात्रम किम स्थानम प्रयाति इसमें। शिववीरस्य शिवाजी के लिए आया हुआ है, शिववीर, शिववीर का विश्वास पात्र, शिवाजी का विश्वास पात्र किम माने क्या, या कौन से स्थान माने स्थान को, प्रयाति माने भेजा जाता था है, कौन से स्थान की ओर भेजा जाता है। तो आपको मालूम है प्रताप दुर्ग से लेकर के उसको तोरण दुर्ग की ओर भेजा जाता है। तो यहां पर केवल और केवल वो पूछ रहा है किस स्थान की ओर, तो तोरण दुर्ग की ओर उसको प्रयाति माने प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है। तो शिववीरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जैसे रामस्य वैसे ही शिववीरस्य। विश्वास पात्रम द्वितीय विभक्ति, तोरण दुर्गम, तोरण दुर्ग की ओर, ठीक है। द्वितीय विभक्ति प्रयाति, प्रयाति, प्रयततः, प्रयंति, प्रयांति। तो यहां पर भी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें ये भी आपका क्या लगा हुआ है, ये भूतकाल का रूप लगा हुआ है। तो यहां पर भी इसमें लगा हुआ है, तो इसमें भी आपका शिववीरस्य हो जाएगा। प्रतिक्षणम अधिका अधिकाम, प्रतिक्षणम अधिकम अधिकाम श्यामताम कानी कलयंती। प्रतिक्षण एक एक क्षण में अधिक से अधिक श्यामताम काले काले कौन, कलयंती माने चले आ रहे हैं, कलयंती छाते जा रहे हैं, बताइए जल्दी से। बनानी कौन, एक से एक श्याम काले काले घने जंगल घूम चले आ रहे हैं। प्रतिक्षणम अधिकाधिक श्यामताम बनानी कलयंती। ध्यान रखिएगा, प्रतिक्षणम अधिकम अधिकाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, यहां दीर्घ संधि भी है। प्रतिक्षणम अधिका अधिक हो गया, फिर यहां अधिकाम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी, आ मिलकर के आ बना लेगा, बड़ा आ, तो आकाश वर्णे दीर्घा से यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। और पूरे पद में द्वितीय विभक्ति, जैसे रमा रमाम वैसे अधिका अधिकाम। श्यामताम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कानी, तो यहां पर भी किम के कानी, ठीक है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें, तो यहां पर भी बहुवचनांत पद है, कलयति, कलयतः, कलयंती, तो बहुवचनांत रूप लगा। काने की जगह आपने यहां लिख दिया है वनाने, और किम की जगह लिख दिया है अपना कौन से स्थान है, तो तोरण दुर्ग। तो आप लोग भी यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम इनको लिखते हैं तो आपको एक ही शब्द याद करना है, बाकी तो आपका पूरा प्रश्न से मिल जाता है। फिर इसके बाद लिखा है शिववीरस्य, शिववीर विश्वास पात्रस्य उष्णीशम कीदृशम आसीत। शिववीर विश्वास पात्र मतलब शिवाजी का जो विश्वास पात्र था, उस विश्वास पात्र के उष्णीश, उष्णीश गर्मी से, कीदृशम माने किस प्रकार, आसीत माने था, गर्मी की वजह से किस प्रकार था। तो उसके पास मोती के बिंदु क्या है, और ऐसे लग रहे थे बिल्कुल उसके चेहरे पर, और पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक हरे रंग की पगड़ी भी बांधे हुए था, और बढ़िया से एक कुर्ता भी पहने हुआ था, दमदार चला जा रहा था। तो शिववीर विश्वास पात्रस्य उष्णीसम राजत सूत्रितम बहुल चाक चक्यम वक्रम हरित वर्णम चा आसीत। ठीक है ना। तो यहां पर शिववीर का जो विश्वास पात्र था वह बिल्कुल क्या लगा था, राजत सूत्रितम, तो जो लगाए हुए था अपना क्या पगड़ी, और बढ़िया चमक रही थी, वक्रम हरित वर्ण, और हरे रंग का बढ़िया क्या धारण किए था, कुर्ता। ठीक है ना। तो शिववीरस्य विश्वास पात्रम में यहां लगा हुआ षष्ठी का एक वचन, उष्णीसम में द्वितीय, और राजत सूत्रितम में द्वितीय, बहुल चाक चक्यम, चाक चक्यम वक्रम हरित वर्णम, हरे रंग का, चा माने और, आसीत था।
ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे मेघमाला कथम शोभते, मेघमाला कैसी शोभित हो रही थी, जल्दी से बताएं, मेघमाला कैसी शोभित हो रही थी। मेघमाला दीर्घ शुंड मंडिता नाम, मेघमाला दीर्घ शुंड मंडिता नाम दिग्गजानाम दंतावला एवं भयानकाकारा शोभते, मतलब मेघों की माला ऐसी बहुत बड़ी शुंड मंडिता नाम, मतलब सूंड से लंबी लंबी कतारों से ऐसा लग रहा था कि दिग्गज दंतावला, ठीक है, बड़े बड़े दिग्गज दांतों के समान वो क्या हो रही है, एवं माने समान भयानक आकार, भयानक रूप से शोभित हो रही है, जैसे उसने पूरे इस वातावरण को ग्रसित कर लिया हो। तो मेघमाला में प्रथमा का एक में दीर्घ शुंडित मंडिता नाम में षष्ठी का बहुवचन, दिग्गजा नाम में भी षष्ठी का बहुवचन, दंतावला, तो यहां पर भी क्या लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचनांत इव माने समान, भयानक आकाराः तो बहुवचनांत यहां पर भी शोभते शोभेते शोभन्ते, तो ये भी आपका क्या लगा हुआ है, आत्मनेपद का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा आ गया है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, लिखा है समीचीनोत्तर संख्याम कोष्टके लिखत, ठीक, सबसे जो उत्तर जो सबसे ठीक ठाक हो उस उत्तर की संख्या कोष्टक के सामने लिखो, जो सही उत्तर हो, जो सही उत्तर हो उसकी संख्या आप वहां लिख सकते हो, जैसे का खा गा घा लिखा है ना, तो उसको आप वहां लिख सकते हो। अभी हम लोग जो करते थे उसमें टिक लगाया करते थे एमसीक्यू में, ठीक है ना, तो बिल्कुल टिक भी लगा सकते हो, वही है एक तरह से प्रकार उन्होंने चेंज कर दिया है कि आपको ब्रैकेट में इसको आंसर को लिखना है। लिखा हुआ है शिवराज विजयस्य रचयिता का अस्ति, शिवराज विजय के रचयिता कौन है, बताइए जल्दी से। ये बिल्कुल सरल है क्वेश्चन और बहुत सुंदर है और आप लोगों को आता भी है, तो जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से बताइए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, उनसे भी जरा पूछिएगा, ठीक है। शिवराज विजयस्य में षष्ठी का एक वचन है, रचयिता कह माने कौन, अस्ति माने है, शिवराज विजय के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट है। क्या बाणभट्ट ने तो कादंबरी को लिखा हुआ है, ठीक है ना, सुकनासोपदेश पढ़ा है ना आप लोगों ने, वही सुकनासोपदेश बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। श्री हर्ष, इन्होंने तो अपना हर्षचरितम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और अंबिका दत्त व्यास राजस्थान के, ठीक है ना, तो यहाँ पर राजस्थान के रावत धूला नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। माघ, ठीक है ना, महाकवि माघ के द्वारा है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा शिवराज विजय को लिखा गया है। किसके द्वारा, अंबिका दत्त व्यास। ध्यान रखिएगा, इनकी भी 42 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी और अपनी यह 9 वर्ष की कन्या को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़कर। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर का हमारा रहेगा, ये दूसरे नंबर का बड़ा आ, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कति वर्ष देशियो युवा हयेन पर्वत श्रेणीर ऊपरी ऊपरी गच्छति इसमें, यहां पर भी उन्होंने यही बात कही है कि कति वर्ष देशिया, कितने वर्ष का युवा, कितने वर्ष का युवा, हयेन माना घोड़े पर, ठीक है ना, घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपरी ऊपरी, पर्वत की श्रृंखलाओं पर ऊपर ऊपर, गच्छति माने जाता हुआ, ठीक है ना। वह कितने वर्ष का था वो बालक, जल्दी से बताइए। 14 वर्ष देशिया, 12 वर्ष देशिया, 15 वर्ष देशिया या 16 वर्ष देशिया। गौर सिंह कितने वर्ष का था, आपको मैं बता दूं, गौर सिंह और श्याम सिंह, यहां पर दो का वर्णन है। यहां हम लोग केवल गौर सिंह को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको पूरे शिवराज विजय को पढ़ेंगे तो इसमें श्याम सिंह भी है, लेकिन दोनों क्या है, हम उम्र हैं, दोनों भाई हैं, दोनों हम उम्र हैं। और ध्यान रख लेना 16 वर्षीया, ये दोनों 16 वर्ष के हैं। कति वर्ष देशिया, यहाँ विसर्ग संधि, युवा माने जवान, यहेन माने घोड़े के द्वारा, तो ध्यान रखना तृतीया का एक वजह, पर्वत श्रेणी ही विसर्ग हो जाएगा, ऊपरी 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 गच्छति, ऊपरी ऊपरी का मतलब होता है ऊपर ऊपर, पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर ऊपर, गच्छति माने जाता, इसमें माने हुआ, ठीक है ना, जाता हुआ। तो यहाँ पर भी कितने वर्ष का बालक था, तो ध्यान रखिएगा घ नंबर का आंसर होगा आपका 16 वर्ष देशिया। कौन सा, 16 वर्ष देशिया बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक आ के बाद ई पर, मतलब अगला हमारा दिया हुआ है, शिववीरस्य विश्वास पात्रम किम आदाय तोरण दुर्गम प्रयाति। शिववीर मतलब शिवाजी के,
शिववीर का मतलब शिवाजी के विश्वास पात्र माने विश्वास पात्र को किम माने क्या आदाय माने लेकर के तोरण दुर्ग माने तोरण दुर्ग की ओर प्रयाति माने भेजते हैं। क्या लेकर के बताइए जल्दी से, क्या लेकर के शिववीर का जो शिवाजी का विश्वास पात्र गौर सिंह है वह क्या लेकर के तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान करता है? तो संवादम आदाय पत्रम आदाय पुष्प गुच्छम आदाय या अश्वम आदाय। जल्दी से बताइए क्या लेकर के? तो पत्रम आदाय, एक पत्र को लेकर के वो कहां भागते हैं? वो जाते हैं तोरण दुर्ग की ओर। तो खा नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो शिववीरस्य षष्ठी का एक वचन, विश्वास पात्रम में द्वितीय विभक्ति, किम माने क्या, आदाय माने लेकर के, दा धातु लगी हुई है तोरण दुर्ग की ओर। ठीक है, समझ में आ गया, पत्र को लेकर के जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ क्या है इस पाठ में नहीं है, केवल ये अंश मात्र है, लेकिन बहुत आनंद आता है जब शिवराज विजय की इस कहानी को हम पढ़ते हैं, बहुत आनंदमग्न। प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्या लिखा है? रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अथ अकस्मात परितो मेघमाला, अथ अकस्मात परितो मेघमाला खाली स्थान प्रादुर्भूता क्षणे क्षणे खाली स्थान खुरस चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रास्खलन्ति पदे पदे खाली स्थान वृक्ष शाखा सम सन्मुख आगनन्ति कृत प्रतिज्ञो असौ खाली स्थान निज कार्य नेह विरमंती। ये पूरा का पूरे जितनी भी पंक्ति दी गई हैं ये आपके किससे पाठ से ली गई हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अथ अकस्मात परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी यु प्रादुर्भूता। उन्होंने कहा अकस्मात माने अचानक से, परिता माने चारों ओर, मेघमाला माने किसकी, मेघों की माला, पर्वत श्रेणी भी इव प्रादुर्भूता, पर्वत की श्रेणियों के समान क्या हो रही हैं, प्रादुर्भूत हो रही हैं। क्षणे क्षणे हयस माने घोड़े का, ठीक है ना, पल पल में घोड़े के खुर आदि चिकने पत्थरों से खिसकते हुए क्या हो रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो यहां पर भी चिक्कण पाषाण खंडेषु, सप्तमी का बहुवचन, प्रास्खलन्ति। ठीक है, तो यहाँ हयस आ गया है षष्ठी का एक वचन। पदे पदे दो धूयमाना वृक्ष शाखा सन्मुखनम आघ्नन्ति। पदे पदे माने एक पग पग पर झूलती हुई वृक्षों की शाखाएं, सन्मुख माने मुख में क्या हो रही है, आघ्नन्ति माने लगती हुई जाती हैं। कृत प्रतिज्ञा असौ, किए गई प्रतिज्ञा कौन सी, शिववीर चरह, शिववीर मतलब शिवाजी के गुप्तचर के द्वारा, निज कार्यात न विरमंती, अपने कार्य के रुके बिना मैं उसको उस प्रतिज्ञा को करूंगा। पहले तो काम करूंगा फिर इसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थान विलिख्य वाक्येषु प्रयुज्यत। उसने कहा है कि नीचे लिखे हुए, कौन, नीचे लिखे हुए पदों के अर्थान माने अर्थ को, विलिख्य माने लिख करके क्या करना है आपको, इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करेंगे तभी जाकर के ये आपका क्या हो पाएगा, यहां से पूरे वाक्य निर्मित हो पाएंगे। अधोलिखिता पदानाम अर्थान, अधो नीचे लिखे हुए पदों को हम अर्थों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसमें दिया हुआ है भास्कर। भास्कर माने क्या होता है, भास्कर का मतलब सूर्य होता है। मेघमाला माने मेघों की माला, बादलों की मालाएं। वनानी माने वनों में, मार्ग माने रास्ते में, वीर माने वीर शिवाजी, और गगन तलम माने गगन आकाश के नीचे, तल में, झंझावता माने तूफान को, मास माने महीना, सायं माने शाम का समय। तो इस प्रकार इसके अर्थ को लिख करके वाक्यों में प्रयुज्य करो। तो प्रयोग करते हैं कैसे, भास्कर माने होता है क्या, सूर्य। सूर्य पूर्व दिशायाम भास्कर उदयति, पूर्व दिशा में भास्कर माने सूर्य, उदयति माने उदय होता है। बिल्कुल बिल्कुल सरल वाक्य मैंने दिए हैं आपको, ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद मेघमाला, मेघ समूह, मेघों की माला मतलब बादल एकत्रित होकर के क्या हो रहे हैं, मेघमाला आकाशम आच्छादयति, आकाश में मेघ छा गए हैं। तो मेघमाला आच्छादति, वनानि अरण्यानि नगरम परितः वनानि संति, नगर के चारों ओर क्या है, वन है, नगर के चारों ओर वन है, जंगल है। मार्गः माने पंथाः, महांधकारे मार्गः न अवलोक्यते, महांधकारे घने अंधकार से मार्ग में न माने नहीं, और अवलोक्यते माने दिखाई देता है। वीरः वीरा वीर्यवान, युद्धे वीरा एव जयति, युद्ध में वीर ही क्या होते हैं, विजयी होते हैं, जीतते हैं, जीतते हैं।
वीर में कौन जीतते हैं? वीर योद्धा जीतते हैं। पूर्व दिशायाम में सप्तमी का बहुवचन, भास्करा में प्रथमा, उदयति उदयता उदयंती, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया, मेघमाला में प्रथमा का एक वचन, आकाशम में द्वितीय, आच्छादयति आच्छादयतः आच्छादयंती दिया हुआ है। नगरम परितः अभिता परिता उभयता योगे द्वितीय, तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति नगर के क्या है? चारों ओर बनानी माने वनों में, तो ये बहुवचनांत रूप है। अस्ति स्थ संति बहुवचन का रूप है। महा प्लस अंधकारे महाअंधकारे दीर्घ संधि भी है, सप्तमी व्यक्ति भी है। मार्गा में प्रथमा ना माने नहीं, अवलोक्यते अवलोक्यते अवलोक्यन्ते, तो यहाँ पर भी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। युद्धे माने युद्ध में, ठीक है ना, तो सप्तमी का एक वचन। वीरा माने वीर ने, एव माने ही, जयति माने जीतते हैं, तो जयति जयता जयंती, तो यहाँ पर भी आपका जीतने के अर्थ में बना हुआ है, तो जयति, ये भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है गगन तलम। क्या दिया हुआ है? गगन तलम, जिसका मतलब होता है आकाश का तल। रात्रौ अंधकाराः गगनतलम आच्छादयति, रात्रि में अंधकार ने क्या कर लिया? गगन माने गगन के, आकाश के, तलम माने तल को, आच्छादयति माने ढक लिया, ढकता है, ठीक है। झंझावातः वात्या चक्रम तूफान इति हिंदी भाषाया, ठीक है ना, तो झंझावात को हम वात्या चक्र भी कहते हैं, मतलब बवंडर, ठीक है ना, और तूफान भी कहते हैं इति हिंदी भाषा में। वैसे हम इसको बवंडर बोल सकते हैं, घूम करके ऐसी हवा आती है उसको हम तूफान या वात्या चक्र भी बोल सकते हैं। सहसा झंझावाता प्रादुर्भूता, अचानक से तूफान का आना होता है, प्रादुर्भूत हो जाता है। मासा माने महीना इति हिंदी भाषाया, ठीक है ना, महीना अर्थ होता है मास का हिंदी में, ठीक। मासोयम आषाढ़, ठीक है ना, यह कौन सा महीना चल रहा है? इसमें जब गौर सिंह तो क्या करता है? प्रताप दुर्ग से पत्र लेकर के तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान करता है, और यह भयानक सायंकाल का समय होता है। तब क्या है? उसके घोड़े के खुर बार बार चिकने पत्थरों पर फिसल जाते हैं, ठीक है ना। सायं संध्या समय, सायं समय भगवान भास्कर अस्तम गच्छति, शाम के समय पर भगवान भास्कर माने सूर्य अस्तम गच्छति, अस्त होने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अस्त होने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, रात्रौ में सप्तमी का एक वचन है, अंधकारा में प्रथमा, और आच्छादयति आच्छादयता आच्छादयंती दिया हुआ है। सहसा आपका अव्यय है, झंझावाता में प्रथमा, प्रादुर्भूता, ठीक है ना, प्रादुर अभवत, तो प्रादुः प्लस अभवत, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। मासोयम, मासा प्लस अयम बराबर मासोयम, तो विसर्ग संधि। आषाढ़ा में प्रथमा का एक वचन, सायं समय में सप्तमी का एक वचन रूप दिया हुआ है, और भास्करा में प्रथमा का एक वचन, अस्तम माने अस्त हो, गच्छति माने जाता है, ठीक है ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर देखते हैं हम। 5 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि निर्देशम कुरुत। आपको इसमें संधि का निर्देश भी करना है, कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद भी करना है। जैसे तत्सैव लिखा हुआ है, तो यहां आप करेंगे सबसे पहले तस्य प्लस एव बराबर तस्यैव। कैसे बनता है? इसका आ ले लेना है और इसका ए ले लेना है, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ के बाद ए आने पर आई बनता है। ये कौन सी संधि है? हमारी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि कहती है? ये वृद्धि संधि कहती है कि आ के बाद यदि ए आता है या आई आता है, ओ आता है या औ आता है। जैसे इसका नियम है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ए या आई आ जाता है तो आई बन जाता है, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ओ या औ आता है, ओ या औ आ जाता है, तो आप इन दोनों को मिला करके औ बनाएंगे। तो ये वृद्धि संधि का नियम कहता है। वृद्धि संधि कहती है और वृद्धि आदेश सूत्र कहता है। तो आ के बाद ए आ जाने पर हम निर्माण करेंगे आई का, और यहाँ पर तस् में से या को अपन क्या कर दिया है? ले लिया है, या को लिया है, तो या आपका हलंत में आ जाएगा और आई यहाँ पर मध्यस्थ हो जाएगा, और एव में से वह ए निकल गया था तो वह बचेगा। आई की मात्राएं इस पर लगाएंगे तो इसकी मात्रा हमारी क्या होगी? गुरु मात्रा होगी, तो 2 मात्रा लग जाएंगी, वह हमारा बन जाएगा तत्सैव। क्या बनेगा? तत्सैव। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। चलिए बात करेंगे आगे। इसके बाद अगला हमारा जो पद दिया हुआ है, एक हो गया। फिर इसके बाद शिखर आच्छादित शिखराणी। यदि आप लोगों ने अनुवाद भाग 1 और 2 को देखा होगा तो इनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभ्यास कार्य को हम लोग सॉल्यूशन को कर रहे हैं तो एक बार मैं बताऊंगा। और गहराई से जानना है तो अनुवाद भाग 1 और 2 पर जरूर जाइएगा, और बहुत आनंद भी आएगा। आप जब तक पाठ को नहीं पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ने के बाद यदि हम अभ्यास कार्य को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। इस बात को
आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है आपका जैसे शिखर, क्या लिखा हुआ है, शिखर, शिखर प्लस शिखराणी, सॉरी इसमें हो जाएगा शिखराणी, शिखराथ प्लस शिखराणी, शिखरात प्लस शिखराणी, मतलब दो विभक्तियां यहां पर शो करना, एक पंचमी विभक्ति होगी और एक आपकी द्वितीय का बहुवचन। तो यहां पर आपका लगेगा आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि लगेगी, व्यंजन, जिसे आप संस्कृत में क्या जानेंगे, हल संधि, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमारी जो लगेगी कौन सी, जस्तु संधि। कौन सी संधि लगेगी, जस्तु संधि लग जाएगी। और यहाँ पर सस छोवटी सूत्र से सकार को छकार भी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्तोह इश्चुनः इश्चु, ठीक है ना। तो स्तोह इश्चुनः इश्चु इश्चुत संधि लगाएंगे, पहले जसत्व संधि, फिर इसके बाद हम यहाँ इश्चुत संधि लगा दें, स्तोह, अच्छा सीधे इश्चुत ही लगा दो, स्तोह इश्चुनः इश्चु, ये लगा दो। ये दोनों इस संधि में ही आपका काम हो जाएगा। ये कहता है कि यदि ये हमारा सकार होता है तो शकार हो जाता है, तकार की जगह पर चकार हो जाता है। तो यहाँ ता वर्ग है तो ता वर्ग की यहाँ पर यहाँ चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका शिखरा च, ता के स्थान पर क्या कर दिया, चा कर दिया। और यहाँ पर जो छा है तो यहाँ पर एक हमारा सूत्र आएगा सस छोटी, कौन सा, सस छोटी, ये आपका सूत्र लगेगा, सस छोटी। सा को क्या करेगा, ये छा कर देगा। तो यहाँ जो शा दिया हुआ है यहाँ पर आप क्या करेंगे, छा कर देंगे, छा हो जाएगा, छिकराणी बन जाएगा। क्या बनेगा, छिकराणी, ये आपको कर देना। अब इसको जब आप मिला देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये ऐसे देखना, शिखरा, क्या बनेगा, शिखरा च, लेकिन ये चा जो आया हुआ है ये छा के अंदर चला जाएगा, मात्रा के अंदर, तो ये छिकराणी बन जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है जब भी आप सॉल्यूशन करें। अगर आपको ये नहीं बन रहा है मतलब आप परीक्षा में भी इनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, इश्चुत संधि भी है और सस छोवटी से यहाँ छत्व संधि भी हो जाएगी, ठीक, दोनों संधियों का योग बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, कोपी दिया हुआ है तो ये बना हुआ है कह प्लस अपी, बिल्कुल बहुत सरल संधि है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उत्त संधि होगी। तो यहाँ पर अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से उ होकर के ओ बन जाता है, गुण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अवग्रह दिया हुआ है, इस अवग्रह को हम आ को क्या कर देंगे, अवग्रह के रूप में, और यहाँ पर हमारा आ खंडाकार आ के रूप में हमारा परिवर्तित होगा। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो आ होता है इसके लिए हमारे विद्वानों ने ये कहा है कि चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो न विधीयते, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम चमेली और पुष्प के काट देने पर उसकी खुशबू मात्र रहती है, वैसे ही यहाँ से भी आकार हमारा चला जाता है, लेकिन यह खुशबू मात्र के लिए यहाँ पर होता है। उच्चारण जब हम करते हैं तो इसका को अपी नहीं करते हैं, करते हैं कोपी, ठीक है ना। लेकिन जो उच्चारण करता है उसको मालूम होता है कि यहाँ आ है, सामने वाले को नहीं सुनाई देना चाहिए कि यहाँ पर आ है। को अपी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोपी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ विसर्ग संधि का योग हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रादुर्भूता, क्या दिया हुआ है, प्रादुर्भूत। तो यहां पर प्रादुः क्या हो जाएगा, प्रादुः प्लस अभूत, क्या हो जाएगा, प्रादुः प्लस अभूत। तो विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से सा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर सस जो सो रू से रू हो जाएगा और रू में से ऊ की संज्ञा और रा बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रादु, और यहाँ पर सस जो सो विसर्जनीय से साह से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा और अभूत बन जाएगा, अभूत। और एक सूत्र आएगा हमारा सस जो सो रू, तो यहाँ पर फिर रू कर देगा, सस जो सो रू से यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, रू हो जाएगा। और रू हो जाएगा तो फिर सीधे सीधे रू को, रू में से हम क्या निकालेंगे, उ की इत संज्ञा कर देंगे, उपदेश अजर नासिक इत से, और इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा और रा बचेगा हमारे पास। रा बचेगा तो इसको हम अभूत के साथ में सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे। जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा पद क्या बनेगा, प्रादुर
रा आधा है तो आ मिल जाएगा तो रा पूरा हो जाएगा, और भूत पद को उठा करके हम इसमें क्या कर देंगे, सम्मिलन कर देंगे, तो प्रादुर्भूत ऐसे बन जाएगा, प्रादुर्भूत बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि ही है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद दिया हुआ है अथाकस्मात, ठीक है ना, अथ प्लस अकस्मात, अथ प्लस अकस्मात, अकस्मात, ये आपको पद देखना है। इसमें से आपने आकार को ले लिया और अकस्मात का भी आ ले लिया, आ के बाद आ जाने पर हमारा बड़ा आ बन जाता है और बड़ा आ बन गया है तो देखिए ये हमारी कौन सी संधि बन जाएगी, यहां पर दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी, दीर्घ संधि बन जाएगी, और दीर्घ संधि हमें सूत्र देती है कौन सा, अकाह शवर्णे दीर्घा, अकाह शवर्णे दीर्घा, ये हमें सूत्र देती है। अब ये अकाह शवर्णे दीर्घा हमारा कहता है कि ह्रस्व आकार हो, क्या हो, ह्रस्व आकार, मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो तो दोनों मिलकर के बड़ा आ का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर के बड़ी ई बनाते हैं। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनाते हैं। उसी प्रकार से छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि, ठीक है, फिर इसके बाद छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि, ये दोनों मिलकर के बड़ी ऋषि का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकाह सवर्ण दीर्घ सूत्र करता है। यहां पर छोटा आ और छोटा आ मतलब ये दोनों का योग बन रहा है, बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बनेगा तो अथ में से हमने क्या निकाल दिया था, आ का निकाल दिया था, इसलिए था आधा हो गया था हमारा हलंत में। अब दोनों को मिला करके हम मध्य में आ लिख देंगे, अकस्मात का आ निकल चुका है इसलिए कस्मात हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, कस्मात बनेगा। आ की मात्रा था में लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा अथा, और कस्मात पद इसमें हमारा जुड़ जाएगा तो यहाँ बनेगा हमारा अकथमा, देखें अथा कस्मात, तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए आगे हम आगे बढ़ेंगे उसी के साथ, और आगे बढ़ते हुए एक बात और ध्यान रखना, एक लास्ट हमारा पद दिया हुआ है जो, उस पद को देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, कार्यात प्लस न, क्या दिया हुआ है, कार्यात प्लस न, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ता वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगा, ता था, ता था, दा धा और न जाएगा। तो ता वर्ग ये सब हमारे व्यंजन अर्ध होते हैं, अनवग भवति व्यंजन। ठीक है, तो ता वर्ग हमारा व्यंजन हमेशा आधा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ना, और ये ना तो पहले से दिया हुआ है, दोनों को आप क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ये बनेगा कार्यान्न बन जाएगा। यहाँ पर भी व्यंजन संधि का योग हो जाएगा। ठीक है, इतने इन पदों को संधि विच्छेद करना था, और मैंने इनकी संधियों को भी आपको बताया है कि कौन सी संधि है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिया गया है उसमें कि अधोलिखिता नाम पदा नाम, नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेद को करके संधि निर्देशम कुरुत, इसमें कौन सी संधि होती है उसको निर्देश करना है। तो इन संधियों को भी आपको ध्यान से इसमें देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें लिखा हुआ है तत्सेव, तो देखें तो यहां पर भी ना प्लस एव बराबर नैव बन जाएगा, वैसे ही हमारा यहां पर तत्सेव बनता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको एक बात ध्यान रख लेना है, जो तत्सेव बना हुआ है तो इसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। इनको संधियों को आप जरूर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है शिखरात क्षारणानी, शिखरात प्लस शिखराणी, तो यहां पर भी मैंने आपको बताया है, तो इसमें हल संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि आप इसको लिख सकते हैं, हल संधि भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा कोपी, तो इसमें आपको लिख लेना है विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि इसमें आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रादुर्भूत, तो यहां पर भी आपको क्या कर देना है, प्रादु प्लस अभूत, तो यहां विसर्ग संधि क्या बनेगी, विसर्ग संधि बन जाएगा। अथ अकस्मात माने होता है अथ प्लस अकस्मात, तो यहां दीर्घ संधि क्या बनेगी, यहां दीर्घ संधि। फिर यहां कार्यान्य, तो कार्यात प्लस ना, तो यहां पर भी आपको हल संधि लिख देना है,
हल संधि, ठीक है, हल संधि। इतना आपको ध्यान रखना है, इस संधियों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि संधि का नाम आपको निर्देश करना ही है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग 5वें नंबर के पैराग्राफ के बाद, वो क्वेश्चन के बाद 6 नंबर के हम लोग प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम प्रदर्शयत। ठीक है ना, नीचे लिखे हुए पदों के, नीचे लिखे हुए जो हमारे पद हैं उनके प्रकृति और प्रत्यय को विभाग माने अलग अलग, ठीक है ना, खंड करना है। प्रदर्शत माने दिखाओ, ठीक, अलग अलग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अलग अलग देखिएगा। प्रयुक्ता, उत्थिता, उत्प्लुत्य, रुतैः, उपत्यकातः, उत्थिताः और ग्रस्यमानः, ग्रस्यमानः, इनको अलग अलग करना है। आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करेंगे। तो इनको अलग अलग करने में आपको ये इतना ध्यान रखना है कि कैसे क्या क्या करना है वो आप ध्यान से देखते, देख लिया ध्यान से कैसे देखना है। अरे ऐसे देखना है भैया, ये लिखा हुआ है जैसे प्रयुक्तः, क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रयुक्तः, ठीक। अब इसको एक बात ध्यान रख लेना कि जो प्रयुक्ता लिखा हुआ है, प्र उपसर्ग इसमें दिया हुआ है और युज धातु है। जितने में ये आपका ये चिन्ह बना हुआ है, संकेत मात्र बना हुआ है, ये ध्यान रखना कि ये किसका सूचक है, ये आपका धातुओं का सूचक है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है प्र उपसर्ग युज धातु कित प्रत्यय, ठीक। अब इसमें पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, लेकिन ये बना कैसे है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने ये तो देख लिया, विभक्ति देखिए, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है, मैंने कर दिया, इसका उपसर्ग अलग निकाल दिया, इसकी धातु अलग निकाल दी और कित अलग निकाल दिया। अब आपको कैसे पता चला कि इसमें प्रकृति कौन है, इसका प्रत्यय कौन है? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो मूल रूप होता है उसके आगे जो जुड़ा होता है वो उपसर्ग कहलाता है, पीछे जो जुड़ा होता है वो प्रत्यय कहलाता है। मतलब हमें प्रत्यय की चर्चा करना है, ठीक। और जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है वो उसकी मूल प्रकृति कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उसकी मूल प्रकृति कहलाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो मूल प्रकृति है इसकी वो कैसे है, ठीक है, तो ध्यान रखना, युज धातु में कित प्रत्यय जोड़ करके यहां पर प्रयुक्ता बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखें, जैसे ये प्रा उपसर्ग है और युज धातु है, युज धातु है और कित प्रत्यय है, ठीक है। कित प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाएगी, ता शेष रहेगा। युज प्रत्यय में यहाँ पर चजोह कु घृण्यतु सु से यहाँ चा वर्ग किस में चला जाएगा, का वर्ग में। तो यहाँ बन जाएगा आपका, पहले जा के स्थान पर बनेगा चा, क्या बन जाएगा, चा। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर चोहकु सूत्र से आपका युक बन जाएगा, क्या बनेगा, युक, और ता रहेगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा प्रयुक्ता, क्या बनेगा, प्रयुक्ता, पुल्लिंगवाची रूप हो जाएगा, प्रयुक्ता, प्रयुक्ता, प्रयुक्तम। तो पुल्लिंगवाची है इसलिए विसर्ग लग गया है, प्रयुक्तम पद हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है उत्थिता, क्या दिया है, उत्थिता, उत उपसर्ग है, ठीक है, स्था धातु है, कित प्रत्यय है। यहां पर भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इट का आगम हो जाएगा और पुल्लिंगवाची प्रथमा एक वचन का रूप बन जाएगा यहां, क्या, उत्थिता। फिर दिया हुआ है आपका उत्प्लुत्य, तो उत उपसर्ग है, प्लु आपकी धातु है, ल्यप प्रत्यय के योग में यहां पर भी ला और या, ला और पा का योग हो, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, या शेष बचेगा, ये आपका अव्यय पद हो जाएगा। रुतई पद दिया हुआ तो रु और कित प्रत्यय से तृतीया विभक्ति का रूप बन जाएगा, नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति में, तो ये बन जाएगा आपका रुतई। उत्पत्ति कातः, उत्पत्ति का प्लस तसिल प्रत्यय, तस प्रत्यय, तसिल प्रत्यय में ता और तस का आ बच जाएगा, तो अव्यय प्रत्यय होकर के उत्पत्ति का बन जाएगा, ठीक है ना। ग्रस्य माना में भी ग्रस धातु कर्म वाच्य में सानच प्रत्यय, सान में से आन बचेगा, आन में से मान हो जाएगा और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में बन जाएगा ग्रस्य माना, ग्रस्य माना, ग्रस्य मानम। ऐसे हमारे इसमें पद निर्माण हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब आ गया है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, अलंकार निर्देशम कुरुत। क्या दिया हुआ है, अलंकार निर्देश करो। इस पाठ में हमारे अलंकार भी आए हुए हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। अलंकार में हमारा देखिए सबसे पहले दिया हुआ है बदनाम भोजन। क्या दिया हुआ है, बदनाम भोजन। इसमें दिया हुआ है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में ध्यान रखना बदन अम्भोज, ठीक है ना, उसके जो किस समान,
के समान, ठीक है ना, रूपी, और जहां पर रूपक अलंकार होता है वहां पर अपना क्या हो जाता है, सीधा आरोप डाल दिया जाए, ठीक है ना, तो वो कहलाता है हमारा रूपक अलंकार। और इसके बाद जो रूपक अलंकार है, रस है, छंद है, इन पर मैं अलग से आपको जो व्याकरण का आपका रहेगा, ग्रामर का, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। दिगंत दंतावला, दिगंत दंतावला में भी हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें भी देखिए दा दा दो आवृत्ति हुई है, ता ता इसकी आवृत्ति हुई है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो जाए वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके बाद सिंदूर द्रव्य स्नाताम एव वरुण दिग दिग दिगंत अवलंबिनाम, तो यहां पर भी हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। जहां पर भी हमारा उत्प्रेक्षा, जनऊ जानव मनु मानव ये शब्द लग जाए तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, इससे समान, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है विग्रह वाक्यम, विग्रह वाक्यम विलिख्य समास नामानि निर्दिश, ठीक है ना। विग्रह वाक्य को, विग्रह वाक्य को विलिख माने लिख करके समास नामानि निर्दिश, समास के नामों को निर्दिष्ट करो। फिर याद दिया है मेघमाला, महांधकारा, पर्वत श्रेणी, महोत्साह और विश्वास पात्रम हरितूषणीश शोभिता, ये हमारा पद दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो इसमें हमारा कौन सा है समास, कौन सा क्या है, इसको निर्देश करना है। जैसे हम विग्रह करते हुए ये देखें, मेघमाला मतलब मेघा नाम माला, मेघों की माला मतलब बहुत सारे मेघ समूह इकट्ठे हो जाते हैं तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया है, और यहां लिख गया है हमारा क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर इस और समास में एक बात ध्यान रख लेना है कि पदों का विग्रह होता है और वर्णों का विच्छेद होता है। समास हमारे कितने होते हैं, हम लोग 6 समासों को पढ़ते हैं, 6 समासों को पढ़ते हैं, उसी में जो जिसमें विभक्तियों का लोप होता है वो तत्पुरुष समास में जाता है। जैसे महांधकारा, महान चासौ अंधकारा, कर्मधारय समास, जहां पर किसी की विशेषता के बारे में बता दिया जाए, अंधकार कैसा है, महान है, इसीलिए यहां कर्मधारय समास हमारा लग जाएगा। पर्वत श्रेणी, पर्वता नाम श्रेणी, पर्वतों की श्रेणी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास लग जाएगा, ठीक है ना। किसकी श्रेणियां हैं, किसकी श्रृंखलाएं हैं, यहां पर पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लग गया है, पर्वता नाम श्रेणी षष्ठी तत्पुरुष समास। महोत्सव, तो यहां पर भी महान उत्सव, बहुत बड़ा उत्साह है, ठीक है ना, महोत्साह, महोत्साह उत्साह के साथ, तो यहां पर भी हमारा कर्मधारय समास है, उत्साह कैसा है, महान है। फिर लिखा हुआ है विश्वास पात्रम, क्या दिया हुआ है, विश्वास पात्रम मतलब विश्वासस्य पात्रम, विश्वास के पात्र, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, काके की नानेनी रारेरी, षष्ठी का तत्पुरुष का हमारा हो जाए हरितोष्णी शोभिता, हरितेन उष्णीषेण शोभिता, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है ना। हरे रंग से उष्णी सुशोभित, ठीक है ना, हरे रंग की पगड़ी से और हरे रंग के कुर्ते से सुशोभित, तो तृतीय तत्पुरुष समास यहां पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से देखें, इसमें क्या दिया गया है, पाठ्यांशस्य सारम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। पाठ्यांश मतलब पाठक का पाठ, जो हमारा पूरा पाठ है उसका एक अंश स्वरूप में हमें सार देना है, वो भी हिंदी भाषा के द्वारा देना है, ठीक है, या अंग्रेजी भाषा के द्वारा, तो अंग्रेजी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है संस्कृत में, ठीक है, तो हिंदी में देंगे तो प्रस्तुत पाठ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, संस्कृत के आधुनिक गद्यकार पंडित अंबिका दत्त व्यास के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम के प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से संकलित है, ठीक है ना। इसमें 12 निश्वास है, इस बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रथम विराम के हमारे चतुर्थ निश्वास से लिया गया, मतलब 12 निश्वास इसमें दिए गए हैं। इस पाठ्यांश में हमारे शिवाजी का एक विश्वास पात्र गुप्तचर कार्य व साध्यम, कार्यम व साध्यम देहम व पातेयम, कार्यम कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा, इस दृढ़ संकल्प पूर्वक सिंह दुर्ग से कहा जाता है, शिवाजी का पत्र लेकर के तोरण दुर्ग की ओर क्या करता है, प्रस्थान करता है, और मार्ग में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, परंतु वीर सैनिक अपनी कार्य सिद्धि करके ही विश्राम लेता है। आषाढ़ का महीना है, सायं का समय है, और क्या है, सूर्य अस्त हो रहा है, गौरैया पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं, ठीक। सारे उसने कहा जब वह दृढ़ संकल्प के साथ पत्र लेकर के जाता है तो शाम का समय है, आषाढ़ का महीना है और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, पक्षी अपने घर की ओर
वापिस लौट रहे हैं। तो प्रकाश के अभाव में, मतलब शाम का समय है तो अंधकार भी छा रहा था, तो प्रकाश के अभाव में वन वृक्ष और भी काले होते हुए जा रहे हैं। तभी अचानक आकाश बादलों से ढक जाता है और चारों ओर धरती से आकाश तक घोर अंधकार का साम्राज्य हो जाता है। बादल ऐसे भयावह लग रहे हैं, उनका विशाल दंत समूह उन्हें भयानक आकार भी दे रहा हो। समय लगभग 16 वर्ष की आयु वाला गौर वर्ण युवक गौर सिंह घोड़े पर सवार होकर के पर्वतों को पार करता हुआ जा रहा है। इसका गठा हुआ शरीर, काले घुंघराले बाल हैं और सुंदर मुखमंडल परिश्रम के कारण पसीने से नहाया हुआ है। कमल की भांति खिले हुए मुख से उसका दृढ़ उत्साह प्रकट हो रहा है। ठीक है, वह 16 वर्ष की आयु का है गौर सिंह और बहुत ही उत्साह पूर्वक वीर शिवाजी का कार्य करने के लिए चल रहा है, चल पड़ा। उसके हरे रंग की पगड़ी में चांदी के तारों से कढ़ाई की हुई है, हरे रंग का कुर्ता भी है और शिवाजी का अत्यंत विश्वास पात्र यह गुप्तचर सिंह दुर्ग से शिवाजी का ही पत्र लेकर के तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है। देखें, तभी अचानक से भयंकर तूफान उठता है और बादलों की घटाएं, तूफान से उठी धूल तथा सूखे पत्ते मिलकर के सायंकाल के अंधकार को कई गुना कर देते हैं। पर्वत, जंगल, पानी के झरने और पर्वतों के शिखर और तलहटियां, उबड़ खाबड़ भूमि, कोई सीधा सरल मार्ग नहीं, कोई समतल भूमि भी नहीं और इन सबसे बढ़कर घोर अंधकार जिसमें वह भयंकर रास्ता कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम भी दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ी थोड़ी देर बाद चिकने पत्थरों से घोड़ों के खुर टकरा करके फिसल जाते हैं। मतलब इतना भयंकर अंधकार छा गया है कि घोड़े को मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है और वह चिकने पत्थरों पर जैसे पैर रखता है तो फिसल जाता है। पग पग पर वृक्षों की झूलियां, झूलती हुई शाखाएं सामने से आ टकराती हैं। परंतु शिवाजी का यह वीर सैनिक अपने कार्य से विराम नहीं लेता। चारों ओर से हड़ की आवाज के साथ हजारों वृक्षों और तूफानों से टकरा करके झरनों में गिरने वाले पत्थरों तथा घने अंधकार का ग्रास वन रहे वन्य प्राणियों के चीत्कार से सारा आकाश व्याप्त है। परंतु शिवाजी का यह दृढ़ प्रतिज्ञ गुप्तचर अपने कार्य से न रुका, क्योंकि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा। शिवाजी के इस दृढ़ संकल्प को अपना संकल्प बनाते हुए इस वीर सैनिक ने कार्य सिद्ध करके ही विश्राम लिया। इस अंश की भाषा एवं शब्दावली भावों के अनुरूप ओजस्वनी है और पाठ्यांश का स्पष्ट संदेश यह है कि निर्भयता पूर्वक कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति मन में कुछ ठान ले कि अब बस ये करना है, तो निश्चित है कि वह उसको प्राप्त कर लेता। और इस पाठ का सार यही है, यही सफलता की कुंजी है कि निर्भयता पूर्वक यदि कठोर परिश्रम के साथ किसी कार्य को किया जाए तो निश्चित है कि हमें सफलता मिल जाती है। और यही दृढ़ संकल्प के साथ हमें भी अपना अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो देखो संघर्षमय है। हमारा जीवन, जब हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो निश्चित है कि संघर्ष तो आपको करना ही है। प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे। 10 नंबर की एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें लिखा हुआ है पाठ्यांश प्रयुक्तानि अव्यय पदानि चित्वा लिखन। पाठ्यांश, इस पूरे पाठ में जो जो अव्यय प्रयुक्त किए गए हैं उन अव्ययों को आपको चुन करके नीचे लिखना है। क्या करना है? अव्ययों को चुन करके लिखना है। अब वो अव्यय क्या होते हैं, एक बात ध्यान रख लेना कि जो हमारे अव्यय कहलाते हैं, उपसर्ग हमारे अव्यय बन सकते हैं लेकिन अव्यय कभी उपसर्ग नहीं बन सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर देखें, ये अव्यय कहलाते हैं क्योंकि उपसर्गों का अर्थ नहीं होता, अव्ययों का अर्थ होता है। चा मतलब और, ये हमारा अव्यय है। सायं का मतलब सायंकाल, ये हमारा अव्यय है। एव माने की तरह या मानो, ये भी हमारा क्या है? अव्यय है। और अथ माने इसके बाद या फिर, ये भी हमारा अव्यय है। फिर इसके बाद अकस्मात दिया हुआ है, इसका मतलब अचानक, ये भी हमारा अव्यय दिया हुआ है। परितः का मतलब चारों ओर, ये भी हमारा अव्यय है। ठीक है ना? परतः का मतलब दूसरी ओर, तो ये भी हमारा क्या है? अव्यय दिया हुआ है।
एक बात ध्यान रखना, जितने भी पाठ में अव्यय दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में है तो परीक्षा में भी आने की संभावना ज्यादा रहती है। ततः माने उसके बाद, ऊपरी ऊपरी माने ऊपर ऊपर, और एव का मतलब ही, ये सब आपके अव्यय दिए हुए हैं जो मैंने यहां से पाठ में से निकाल करके यहां दिए हैं। अपि का मतलब भी, और तावत का मतलब तभी, अकस्मात का मतलब अचानक से, पुनः का मतलब फिर, और इह का मतलब यहां या इस विषय में, ना मतलब नहीं, ना का मतलब नहीं। ये आपके सब अव्यय हैं। क्या है ये? अव्यय दिए हुए हैं। इनको आपको अच्छे से बढ़िया से तैयार कर लेना। जैसे अगर आप इसके शब्दार्थों को पढ़ते हैं ना, तो शब्दार्थों को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये भी हमारी अव्यय की भूमिका निभाते हैं। परम का मतलब परंतु, वा का मतलब अथवा या, इति का मतलब यह या इस प्रकार, प्रतिक्षणम का मतलब पल पल, आदाय का मतलब लेकर, पर्वत श्रेणीता का मतलब पर्वत श्रेणी से, अधित्यकातः माने अधित्यका से, और उपत्यकातः माने उपत्यका से। पर्वत की ऊंची ऊंची उठी हुई भूमि और पर्वत की निचले की नीची की भूमि, वो कहलाती है हमारी अधित्यकात और उपत्यका। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया। चलिए, ये हमारी यहाँ पर पूरे एक्सरसाइज हो जाती हैं, मतलब अभ्यासकार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब कोई भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि जिसमें आपको समझ में ना आया हो, तो उसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। एक बात ध्यान रखना, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड से निमित्त जो हमारा एनसीईआरटी दिया गया है, उसके हम लोग टारगेट बना करके पूरा कंप्लीट सिलेबस देते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और हमारा जो इंग्लिश मीडियम है, वहां पर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम लोग हिंदी मीडियम भी देते हैं। हिंदी मीडियम में क्या रहता है, कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का। तो यहाँ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल कंप्लीट देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो कुछ भी एक भी वीडियो उसको नहीं मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कहां पर? ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो वहां पर भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएंगे बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु।